हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं रीड 2012 लेवल 1 में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज के जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि 30 जो प्रश्न है इस खंड में, उसको आज हम सॉल्व करेंगे। और ये जो इसका ऑफिशियल आंसर की से ये मैच किया हुआ क्वेश्चन है। तो ये पहले देखिए, हम यहाँ हिंदी को 31 से लेके 37 तक जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक अनसीन पैसेज ये आपके सामने दिख रहा होगा, सबसे पहले हमें इनको रीड करना होगा, फिर जाके हम आंसर दे पाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस अनसीन पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए, यहाँ कहा गया है कि हम लोग जब हिंदी की सेवा करने की बात सोचते हैं तो प्रायः भूल जाते हैं कि यह लाक्षणिक प्रयोग है। हिंदी की सेवा का अर्थ है उस मानव समाज की सेवा जिसके विचारों के आदान प्रदान का माध्यम हिंदी है। मनुष्य ही बड़ी चीज़ है, भाषा उसी की सेवा के लिए है। साहित्य सृष्टि का भी यही अर्थ है। जो साहित्य अपने आप के लिए लिखा जाता है उसकी क्या कीमत है मैं नहीं कह सकता, परंतु जो साहित्य मनुष्य समाज को रोग, शोक, दारिद्र्य, अज्ञान तथा परमुखापेक्षिता से बचाकर उसमें आत्मबल का संचार करता है, वह निश्चय ही अक्षय निधि है। ठीक है, आपको बता दूं कि 2012 का क्वेश्चन पेपर है, यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर को हम सॉल्व करेंगे। इससे हमें पता लग जाएगा कि पेपर का लेवल जो है वो कितना होता है, यानी कि कैसे पेपर आता है। तो देखिए, आपके सामने ये अनसीन पैसेज था, इसको हमने पढ़ लिया है। अब हम 31 शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, परमुखापेक्षिता का क्या अर्थ है? दूसरों से आशा रखना, पराया मुख अच्छा लगना, पराये मुख की अपेक्षा करना, या फिर ईश्वर का मुख। यहाँ देखिए, परमुखापेक्षिता का जो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर। दूसरों से आशा रखना, पर मीन्स देखिए, पर मीन्स होता है दूसरों से, ठीक है, और मुखापेक्षिता मीन्स होता है आशा करना। तो दूसरों से आशा करना यानी कि ए ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 क्वेश्चन है। 32 क्वेश्चन है, कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? यानी कि इसमें से 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जो कि स्त्रीलिंग होंगे, सिर्फ एक हमारा होगा जो पुल्लिंग होगा, और उसी पुल्लिंग वाले का चयन हमें करना है। तो देखिए, सबसे पहला ऑप्शन है सेवा, दूसरा ऑप्शन है भाषा, तीसरा ऑप्शन है प्रयोग, और डी ऑप्शन है हिंदी। इसमें से हमें पुल्लिंग का चयन करना है कि इसमें से बताना है कि कौन शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, सेवा की जाती है। आप अगर आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की पहचान करनी है तो एक बार इन शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कर लेंगे तो अपने आप पता चल जाएगा। ठीक है, सेवा की जाती है यानी कि ये तो स्त्रीलिंग हो गया। ठीक है, ए हमारा स्त्रीलिंग हो गया। भाषा प्रयोग की जाती है। ठीक है, आप ऐसे बोलते हैं कि भाषा प्रयोग की जाती, यानी भाषा भी हमारी कैसी हो गई, स्त्रीलिंग है। हमें बताना है कौन सी स्त्रीलिंग नहीं है। हिंदी जो है, हिंदी हमेशा स्त्रीलिंग ही होती है। बचा हमारा एक प्रयोग, यानी कि सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रयोग करना होता है, इस वाक्य का प्रयोग कर दो। ठीक है, तो प्रयोग जो होगा वो स्त्रीलिंग नहीं है। बाकी सेवा, भाषा और हिंदी, ये तीनों ऑप्शन जो होंगे वो स्त्रीलिंग होंगे। ठीक है, तो हमें हमारा राइट आंसर मिल गया और वो है सी ऑप्शन प्रयोग। 33 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इस गद्यांश में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ नहीं है। ठीक है, इस गद्यांश के हिसाब से पूछ रहा है कि कौन सा अर्थ का अर्थ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखिए, अभी हमने जब पैसेज पढ़ा था तो अर्थ का मतलब आशय भी है, अर्थ का मतलब भी है, और अर्थ का मतलब क्या होता है, अभिप्राय। लेकिन यह धन से संबंधित कोई बात पैसेज में नहीं करी गई है। आपको लग रहा होगा, तो आइए एक बार देख लेते हैं पैसेज को। देखिए, धन की बात यहाँ आपको कहीं नहीं दिखाई देगी कि इसमें धन की कोई बात करी गई है। ठीक है, अर्थ, सेवा का अर्थ है। अब यहाँ अर्थ का क्या मतलब है? अर्थ का मतलब अभिप्राय है, मतलब है। ठीक है, यहाँ अर्थ का मतलब धन से नहीं है, वही क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ भी सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ जो नहीं है वो है धन। धन के बारे में इस पैसेज में कोई बात नहीं करी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन पे, कौन शब्द एक वचन है?
आपको बताना है इसमें से एक वचन शब्दों को। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए ऑप्शन है विचारों, बी ऑप्शन है भाषाओं, सी ऑप्शन है अक्षय और डी ऑप्शन है मनुष्यों। तो देखिए आपको पढ़ के ही समझ में आ जाएगा, विचारों, भाषाओं और मनुष्यों, ये तीनों जो हैं ये क्या है, ये बहुवचन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, विचारों का आदान प्रदान करना, भाषाओं का प्रयोग करना, ठीक है, और मनुष्य, ये तीनों ऑप्शन जो है वो बहुवचन में है, यानी कि एक वचन की बात हमसे पूछी जा रही है तो अक्षय जो है वो एक वचन की श्रेणी में आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। 35 है, कीमत का बहुवचन बताइए। अब आपको कीमत का ये भी देखिए बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि कीमत का बहुवचन क्या होगा। कीमती, कीमतों, कीमतों और कीमत। ठीक है, तो यहाँ बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। कीमत का बहुवचन पूछा जा रहा है तो वो हो जाएगा कीमतों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माध्यम का बहुवचन, देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। स्त्रीलिंग पुल्लिंग पूछा गया है, एक वचन और बहुवचन पूछा गया, यानी कि बड़ा सिंपल सा ग्रामर आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, माध्यम का बहुवचन क्या होगा, तो देखिए माध्यम का बहुवचन जो होगा वो सिंपल सा आंसर है, डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, माध्यमों। ठीक है, माध्यमिक होगा नहीं, मध्यमा कोई बहुवचन नहीं है और ना ही मध्यम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 37 पे अक्षय निधि का क्या अर्थ होता है। अक्षय निधि, बिना क्षय रोग, कभी न खत्म होने वाली संपत्ति, किसी का नाम, रोग रहित निधि। देखिए सबसे पहले हिंदी में आप शब्दों को जितना तोड़कर समझ लेंगे उतना ज्यादा आपका अर्थ जो होगा वो उतनी स्पष्ट होती चली जाएगी। ठीक है, अब यहाँ अक्षय, अक्षय निधि का क्या अर्थ होता है, तो ये कभी ना खत्म होने वाली संपत्ति है। आ मीन्स नहीं, क्षय मीन्स जिसका कभी क्षय ना हो, यानी कि जो कभी खत्म ना होने वाली, और निधि मीन्स होता है संपत्ति। ठीक है, तो डी यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अक्षय निधि क्या है, कभी खत्म ना होने वाली संपत्ति है। तो यहाँ देखिए हमने 31 से 37 तक क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया अनसीन पैसेज को पढ़ के। अब हम आगे पढ़ेंगे एक और अनसीन पैसेज, यानी कि 38 से 44 तक, जिसका आंसर हमें इस पैसेज से देना है। 2 पैसेज आपको पूछा जाएगा। चलिए, तो देखिए यहाँ कहा गया है कि निम्न गद्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों से सबसे उचित विकल्प चुनिए। सबसे पहले हम पैसेज पढ़ेंगे। कोई भी समाज शून्य में जीवित नहीं रह सकता। उसे अपने लोगों, अपने पशुओं, अपनी जमीन, अपने पेड़ पौधों, अपने कुएं, अपने तालाबों, अपने खेतों के लिए कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बनानी पड़ती है जो समय सिद्ध और स्वयं सिद्ध हो। काल के किसी खंड विशेष में समाज के सभी सदस्यों के साथ मिलजुल कर जो व्यवस्था बनती है उसे फिर सभी सदस्य मिलजुल कर पाल पोस कर बड़ा करते हैं और मजबूत बनाते हैं। अपने ऊपर खुद लगाया हुआ यह अनुशासन एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को सौंपा जाता है। ठीक है, ये हमारे गद्यांश के पैसेज थे जिसको हमने पढ़ लिया। अब हम एक एक करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए हमारा 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है। ठीक है, अब सबसे पहले आपको जानना होगा कि तत्सम शब्द होते क्या हैं। तो देखिए आई होप आप सब लोगों को पता होगा तत्सम का अर्थ जो होता है, तत् का अर्थ होता है उसके, ठीक है, और सम का अर्थ होता है समान, यानी उसके समान, अर्थात ज्यों का त्यों। यानी जिन शब्दों को संस्कृत से बिना किसी परिवर्तन के सीधे ले लिया जाता है उसे ही हम क्या कहते हैं, तत्सम शब्द कहते हैं। अब क्वेश्चन में आपको बताना है इसमें से तत्सम शब्द कौन सा है। जमीन, खुद, शून्य और मजबूत। तो यहाँ अगर तत्सम शब्दों की बात करी जा रही है तो यहाँ पे शून्य, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। शून्य क्या है, तत्सम शब्दों की श्रेणी में आता है, यानी कि इसके अर्थ को बिना परिवर्तन किए सीधे ही संस्कृत से उठाकर हिंदी में प्रयोग कर लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 39 की बात करें। निम्न में से विदेशी शब्द है, विदेशी शब्द कौन सा है। पेड़, खंड, तालाब और खुद। अब देखिए विदेशी शब्द क्या होते हैं, विदेशी भाषाओं से जो हिंदी में आए शब्द होते हैं उनको ही हम विदेशी शब्द कहते हैं। तो देखिए 2012 की अगर आंसर की से हम बात करें तो यहाँ पे 2 ऑप्शन को राइट माना गया था। ठीक है, एक जो है विदेशी शब्द में एक तालाब, सी और डी दोनों को राइट आंसर मान लिया गया था। तो हमें ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से हम चल रहे हैं तो सी और डी यहाँ दोनों राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। जमीन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। जमीन का पर्यायवाची शब्द आपको कौन सा नहीं है ये बताना है। ए ऑप्शन पृथ्वी, बी ऑप्शन धरती, सी ऑप्शन विटप और डी ऑप्शन है धरणी।
देखिए यहाँ पूछा गया है कि जमीन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो देखिए पृथ्वी भी है, धरती भी है और धरणी भी है, लेकिन सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। विटप जो है, ये विटप जो जमीन का पर्यायवाची ना होकर किसका है, ये पेड़ या फिर वृक्ष का पर्यायवाची शब्द होता है। कौन सा, विटप। ठीक है, तो सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 41 का है जीवित का विलोम क्या है। जीवित का विलोम शब्द आपको बताना है, अजीवंत, अस्थिर, अजीवित या फिर मृत। ठीक है, तो जीवित का विलोम सिंपल सा है, मृत हो जाएगा। डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 42 है, निम्न में से कौन शब्द में प्रत्यय नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय आपने पढ़ा होगा, उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, तो इनमें से ऐसा शब्द कौन सा है जिनमें प्रत्यय नहीं लगा है। लोगों, सदस्यों, पशुओं और पीढ़ी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीढ़ी, यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पीढ़ी ऐसा शब्द है जिसमें प्रत्यय नहीं लगा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मिलजुल समास का विग्रह क्या है। मिल से जुल, मेल जोल, मिल और जुल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मिल और जुल जो समास का विग्रह होगा वो हो जाएगा मिल और जुल। अगर हम समास की बात करें कि इसमें कौन सा समास है, तो मिल और जुल में क्या है, द्वंद्व समास है, यानी इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। समास से भी एक नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है रीट में, तो अगर आपने समास वाला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाकर वहां से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से अव्यय कौन सा शब्द इसमें अव्यय है। समाज, खंड, एक या फिर व्यवस्था। देखिए अव्यय क्या होता है, अव्यय कौन से शब्द होते हैं, अव्यय ही अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी जिन पर लिंग, वचन, कारक, काल, पुरुष, इन किसी चीज का कोई परिवर्तन, कोई फर्क इन पर नहीं पड़ता है। ठीक है, तो देखिए अगर हम समाज को परिवर्तित करना चाहें तो बिल्कुल परिवर्तित कर सकते हैं, समाजों हो जाएगा। ठीक है, खंड और व्यवस्था ये सारे क्या हैं, ये सारे अव्यय नहीं है, बल्कि एक को अगर हम परिवर्तित करना चाहें तो इस पर लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, और जिस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है वही होता है हमारा अव्यय शब्द। ठीक है, तो एक जो हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये कैसे शब्द हैं, अव्यय शब्दों की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन पेडागोजी से देख लेते हैं। 45 नंबर का जो क्वेश्चन है, श्रुत लेख से किस कौशल का अधिक विकास होता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है कि श्रुत लेख से, यानी कि श्रुत मीन्स क्या, सुनना, यानी सुनकर लिखने से आपके किस कौशल का अधिक विकास होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सुनकर जो आप लिखेंगे तो उससे श्रवण कौशल का विकास हो जाएगा। ठीक है, जितना ज्यादा आपकी सुनने की क्षमता बढ़ेगी तो आपके श्रवण कौशल का विकास हो जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट आंसर होता है। कौन अशुद्ध वर्तनी का कारण नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है कि कौन सा अशुद्ध, यानी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यानी कि वो शुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते ही नहीं है, चाहे वो लिखने में करें चाहे वो बोलने में करें। तो इसका कारण कौन सा नहीं है। लेखन की असावधानी, बिल्कुल शुद्ध वर्तनी, अगर आप अशुद्ध वर्तनी कर रहे हैं तो लेखन की असावधानी के कारण भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसा लिखते हैं वैसे ही आप बोलते भी हैं। ठीक है, अशुद्ध उच्चारण, जरूरी है कि आप अशुद्ध उच्चारण कर रहे हैं इसलिए अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, व्याकरण का कम ज्ञान, आप जब कोई शब्द आप नहीं लिख पाते हैं तो इसका मतलब है आपको व्याकरण का कम ज्ञान है, इसलिए आप अशुद्ध वर्तनी का प्रयोग करते हैं। लेकिन जलवायु से इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपकी जलवायु कैसी है, ये अशुद्ध वर्तनी और शुद्ध वर्तनी से इसका कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पूछा गया है कौन सा कारण नहीं है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, जलवायु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अच्छी परीक्षा में आवश्यक है, यानी एक परीक्षा हो रही है वहां क्या आवश्यक है, विश्वसनीयता हो, वस्तुनिष्ठता हो, विभेदीकरण हो या फिर इनमें से सभी हो। तो देखिए एक अगर परीक्षा हो रही है, जब तक विश्वसनीयता नहीं होगी तब तक भी वो कुछ नहीं है, वस्तुनिष्ठता भी होनी चाहिए और विभेदीकरण भी होना चाहिए, यानी कि डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए मूल्यांकन उपयोगी है। 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन किस लिए उपयोगी है। विद्यार्थियों की प्रगति जानने में, विद्यार्थी की कक्षा में उपस्थिति जानने में, सी ऑप्शन है विद्यार्थियों के आचरण जानने में, या फिर इनमें से सभी। देखिए मूल्यांकन इसलिए थोड़ी होता है कि बच्चे की उपस्थिति कक्षा में कितनी है, इसलिए थोड़ी हम मूल्यांकन करते हैं, या फिर विद्यार्थियों के आचरण सिर्फ आचरण जानने के लिए ही हम
इवैल्यूएशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो यहाँ इनमें से सभी ना हो के क्या हो जाएगा, विद्यार्थियों की प्रगति जानने में। भाई मूल्यांकन हम इसलिए करते हैं ताकि हम इस बात का पता लगा पाएं कि बच्चे ने कितना सीखा है और कहाँ सीखने में बच्चे को कमी आ रही है। उसके लिए हम बच्चे का क्या करते हैं, विद्यार्थियों की प्रगति जानने के लिए हम बच्चे का मूल्यांकन करते हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए 49 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है तो आप क्या उपचार करेंगे। निदानात्मक परीक्षण करेंगे। देखिए निदानात्मक परीक्षण में क्या होता है कि निदानात्मक में कारणों को खोजा जाता है। तो हमें कारण तो पता चल गया कि बच्चा क्या करता है, अशुद्ध लिख रहा है, ठीक है। तो निदानात्मक नहीं होगा, माँ बाप से शिकायत हम बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक। और दंड तो बिल्कुल भी नहीं देना है। बच्चा कुछ भी कर ले, आप अपने ऊपर सारा कुछ ब्लेम जो है वो अपने ऊपर ले लीजिए, पर बच्चे को दंड नहीं देना है। तो जब आपने निदानात्मक कर लिया यानी कारणों को पता लगा लिया, तो आप करेंगे उपचार। बच्चे का उपचार करेंगे कि इसको कौन सी शिक्षण विधि से इसको पढ़ाई जाए, शिक्षण सामग्री कौन सी प्रयोग करी जाए, ठीक है। क्योंकि आपको कारण के बारे में पता लग गया है कि विद्यार्थी अशुद्ध लिखता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। इस वाक्य में विधेय है, यानी कि विधेय पूछा गया है कि एक वाक्य, मेरा मित्र राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है। मेरा मित्र चित्रकार बहुत अच्छा चित्रकार है और बहुत अच्छा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि विधेय कहते किसे हैं। देखिए जिसके बारे में कोई भी विशेषता बताई जाती है उसको क्या कहते हैं, विधेय कहते हैं, ठीक है। तो राकेश के बारे में बहुत एक विशेषता क्या बताई जा रही है कि वह बहुत अच्छा चित्रकार है, ठीक है। यानी कि यही हमारा सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यही हमारा क्या है, विधेय है। विधेय का मतलब क्या होता है, जिसके बारे में कोई विशेषता बताई जाती है। तो राकेश के बारे में क्या विशेषता बताई जा रही है कि राकेश बहुत अच्छा चित्रकार है, ठीक है। तो बहुत अच्छा चित्रकार है में विधेय हो जाएगा यही, ठीक है। चलिए 51 नंबर का क्वेश्चन है, सलमा घर जाती है। वाक्य कौन सा है, सरल वाक्य है, निषेधात्मक वाक्य है, आज्ञार्थक वाक्य है या फिर इच्छार्थक वाक्य है। तो देखिए होता क्या है, निषेधात्मक जिसमें निषेध हो, तो आपको यहाँ कुछ नहीं इसकी तरह तो दिख नहीं रहा है, तो निषेधात्मक बिल्कुल नहीं होगा। इच्छार्थक यानी इच्छा तो व्यक्त करी नहीं जा रही है कि भाई ऐसा हो जाता, मैं चाहती हूँ कि ऐसा हो जाए, ये भी गलत हो गया। आज्ञार्थक इसमें कोई आज्ञा भी नहीं दे रहा है, ठीक है। अब बचा हमारा क्या, सरल वाक्य यानी कि सिंपल सेंटेंस ये हो जाएगा। सलमा घर जाती है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है यानी कि साधारण वाक्य है, सरल वाक्य है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था। इस वाक्य में रेखांकित अंश है, विशेषण पदबंध है, क्रिया विशेषण पदबंध है। अब रेखांकित क्या है, लंका का राजा रावण है, ठीक है, या फिर संज्ञा पदबंध है या फिर सर्वनाम पदबंध है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, संज्ञा पदबंध। यानी कि ये जो वाक्य है, ये जो पदबंध वाक्य में ये पूरा का पूरा संज्ञा पद का कार्य कर रहा है, ठीक है। इसलिए ये कैसा पदबंध हो गया, तो ये संज्ञा पदबंध हो गया। लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पारा उतरना मुहावरे का क्या अर्थ है। पारा उतरना मुहावरे का तापमान कम होना, क्रोध कम होना, बुखार उतरना या फिर सर्दी पड़ना, ठीक है। तो पारा उतरना मतलब क्रोध कम हो जाना। कहते हैं ना कि इसका पारा अब उतर गया, यानी इसका क्रोध अब शांत हो गया, ठीक है। चलिए आंखें फेर लेना का क्या अर्थ है। दूसरी तरफ देखना, किसी और को चाहना, उदासीन हो जाना या फिर नाराज हो जाना, ठीक है। तो आंखें फेर लेना का अर्थ होता है नाराज हो जाना, ठीक है। चलिए कोयले की दलाली में हाथ काले करना का क्या अर्थ है। कोयले की दलाली में हाथ काले करना, कोयले का व्यापार मत करो, कोयले की दलाली में हाथ गंदे हो जाते हैं, दलाली नहीं करनी चाहिए, या फिर खराब काम का परिणाम भी खराब ही होता है। तो देखिए कोयले की दलाली में हाथ काले करना यानी जब आप कोई भी गलत काम करेंगे तो क्या होगा, उसका परिणाम जो होगा, उसका रिजल्ट जो आएगा वो भी गलत ही आएगा, ठीक है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भाषा है, भाषा कैसी संपत्ति है ये बताना। अर्जित संपत्ति है, उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति है, ईश्वर प्रदत्त संपत्ति है या फिर सहजात योग्यता है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि भाषा अर्जित संपत्ति है। हमने पढ़ाया भी था भाषा अधिगम और अर्जन में कि भाषा को अर्जित किया जाता है, ठीक है। चलिए
57 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण में बहुमुखी प्रयास का क्या अभिप्राय है? आगमन विधि का प्रयोग करना, तकनीकी का प्रयोग करना, सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, या फिर अनेक अध्यापकों द्वारा भाषा का शिक्षण। ठीक है, तो देखिए सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल, ये तभी जाकर बहुमुखी प्रयास हो सकता है जब सभी विषयों के शिक्षण में भाषा पर बल दिया जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुकरण विधि रचना के लिए उपयुक्त है? अनुकरण विधि किसके लिए? शिशु स्तर पर, उच्च स्तर पर, प्रारंभिक स्तर पर, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अनुकरण जो विधि है वो प्रारंभिक स्तर पर, जब बच्चा छोटा ही होता है तो बच्चा क्या करता है, देखकर चीजों को सीखता है, यानी कि अनुकरण करके सीखता है, तो ये प्रारंभिक स्तर, यानी सी ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 59 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में किस प्रणाली की भूमिका सबसे अधिक होती है? देखिए विद्यार्थियों में भाषा के प्रति रुचि के विकास में पूछा जा रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़िएगा फिर आंसर करिएगा। भाषण में, प्रश्नोत्तर में, साक्षात्कार में, या फिर अवलोकन में? देखिए बच्चे जब रुचि, तब बच्चे के अंदर रुचि विकसित होगी किसी भी भाषा के प्रति या किसी भी विषय के प्रति, जब बच्चा बड़े अच्छे से उस चीज का अवलोकन करेगा, यानी कि बड़े अच्छे से उस चीज का ऑब्जर्वेशन करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अवलोकन। ठीक है, चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है 60 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा कौशलों की संख्या कितनी होती है? 5, 3, 4 और 10। आई होप ये तो सबको पता होगा कि भाषा कौशल कितने होते हैं, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा 4। कमेंट करके बताइएगा कि वो 4 कौशल भाषा के कौन। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन का आंसर है ये कि भाषा कौशल कितने होते हैं और वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो 4 होते हैं ये तो हमें पता चल गया, अब वो 4 होते कौन कौन है ये आपको बताना है कॉमेंट करके। ठीक है, तो ये थे रीट 2012 लेवल 1 का हिंदी का क्वेश्चन था, जो 30 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने देखा है, डिस्कस किया है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।